हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शशिर पांडे और मैं बेसिकली आज आपके सामने एक नेट प्रोस्पेक्ट का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूं जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स से डील करता है। तो हम सभी को एक चीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो फूड ग्लाइकोलिसिस से ऑक्सीडाइज हुआ है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड में हुआ है और जो पायरुविक एसिड एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ और जिस साइकिल के थ्रू एक्चुअली एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होता है या कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होता है जिसे हम टीसीए साइकिल कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में और जो क्रेब्स साइकिल जिसे हम टीसीए साइकिल कहते हैं या जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है, इसमें बेसिकली एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। लेकिन उस एनर्जी का रिलीज जिस साइकिल में होता है उसे बच्चों हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक तो बेसिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट और दूसरी चीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 कहते हैं। और बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जिस कॉम्प्लेक्स का रोल है उसे हम कॉम्प्लेक्स 5 या एटीपीएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आज के टॉपिक को मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे सीमित करूंगा कि कैसे कुछ रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स अपना रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन को इनहिबिट करने के लिए। तो एक चीज आपको यहां पर क्लियर कट पता होनी चाहिए कि जब कभी भी फूड एनर्जी एटीपी के फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसमें बेसिकली 2 प्रोसेसेस बच्चों साथ साथ चलते हैं और अगर एक भी नहीं होता तो वो प्रोसेस अल्टीमेटली रुक जाता है। द फर्स्ट प्रोसेस is the process of oxidation and the second process is oxidative phosphorylation. So oxidative phosphorylation, as you all know, is basically the synthesis of ATP by using ADP and an organic phosphate in the presence of ATPase enzyme is what we call as oxidative phosphorylation. लेकिन आज हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बेसिकली बच्चों रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स की कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स की कैटेगरी को देखेंगे तो बेसिकली रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। पहले कैटेगरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोकती है, दूसरी कैटेगरी जो इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है और जो तीसरी कैटेगरी है वो अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं। एज द नेम सजेस्ट द फर्स्ट कैटेगरी is the inhibitors of the electron transport। तो ये जो बेसिकली हम यहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये 4 कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रेगुलेट कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को चैनलाइज करते हैं और अल्टीमेटली जाके आप देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कुछ इनहिबिटर्स रोक दें तो ऐसे इनहिबिटर्स जिस कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे, ऐसे इनहिबिटर्स को हम बेसिकली इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे बहुत कॉमन कुछ आपने एग्जांपल स्टडी किए होंगे, रोटिनोन, पायरिडाइसिन ए, एमाइटल, सिकोनिल, एंटीमाइसिन ए, डायमरकैप्रॉल, फिर आपके पास देखिए HCN आता है, H2S आता है, साइनाइड आता है, हाइड्राजोइक एसिड आता है। तो ये बेसिकली वो कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकेंगे। दूसरा ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिए मैंने ADP का ATP में कन्वर्जन दिखाया है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ओलिगोमाइसिन है, रूटामाइसिन है, बॉन्किक्रेट है, ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बेसिकली एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट नहीं होने देती, इसलिए इन कैटेगरीज को हम इनहिबिटर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है बच्चों, और उनका नाम है अनकपलर्स। तो जैसे कि मैंने अपने स्टार्ट में ही आपको लेक्चर में बताया था कि फूड एनर्जी को एटीपी की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है, और दूसरी चीज जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए ये तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चैनलाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्योंकि आप जानते हैं ये सारे कॉम्प्लेक्सेस में कहीं ना कहीं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यहां पे लगा होता है। और आप यहां पर देखेंगे कि अगर ये फॉस्फोराइलेशन इस इलेक्ट्रॉन चेन में, जो ये चेन बनी हुई है और इस चेन में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बना हुआ है, वो दोनों अगर सेपरेट हो जाएं तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इसीलिए वो एजेंट्स जो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ऑक्सीडेशन से अलग कर देंगे, उन कैटेगरीज ऑफ रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स को हम बेसिकली अनकपलर्स कहते हैं। तो चलिए इसी नोट पर हम अपने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स, जिनको हम इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, इनको यहां पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 है, जिसमें जो फ्लेवोप्रोटीन है बच्चों वो बेसिकली FMN होता है, और FES इसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है, जिसकी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर्स में मिलेंगी, जब मैंने डिटेल में ये समझाया है हर कॉम्प्लेक्स को कैसे, किस कंपोनेंट से हर कॉम्प्लेक्स बनता है, वो जब मैंने वहां पे समझाया था तो ये चीज हमने वहां पर देखी थी। लेकिन फिलहाल के लिए हम सब ये देखेंगे कि जो NADH है यहां पर कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हो रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, उसकी हम यहां पे बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है, जो FMN और FES के कंपोनेंट से मिलकर बना है, ये बेसिकली बच्चों क्या करता है, एक हमारा जिसको हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहना चाहिए, क्योंकि सिस्टम में बच्चों दो चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्लस द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जब बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली इन 4 कॉम्प्लेक्सेस की बात देखिए यहां पे कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि साइटोक्रोम C और जो हमारा Q है, जिस Q को हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं, कोएंजाइम Q भी कहते हैं, या सिंपली क्यूनोन कहते हैं, ये दोनों जो Q और साइटोक्रोम C हैं, आप देखेंगे कि इनका लोकलाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में होता है, इनका लोकलाइजेशन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में होता है, और इसीलिए ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर एक्चुअली द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स? तो आंसर है Q एंड साइटोक्रोम C। अब देखिए Q जो है वो 2 कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, एक है कॉम्प्लेक्स 1 और एक है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 भी जो है वो FAD और FES का बना होता है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है ये प्रोटॉन डोनर नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस एट प्रोटॉन पंप्स काम कर सकते हैं, तो उसका सीधा आंसर होता है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स 1 और 3 4 प्रोटॉन्स को पंप आउट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 जो है सिर्फ 2 प्रोटॉन्स को पंप आउट करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 किसी भी तरीके से प्रोटॉन्स की पंपिंग नहीं करता। ठीक है, और आप ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन यहां बना कि क्यों ने क्या किया बच्चों, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन को क्या करा, एक्सेप्ट किया, और कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ जिसके कंपोनेंट साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1 होते हैं, उसकी तरफ सीधे उसको चैनलाइज कर दिया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, तो एक्सेप्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन टू रिडक्शन होता है, लेकिन जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो वो बेसिकली
ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कुछ नहीं है, एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स 3 तक जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए तो लास्ट सिस्टम जो यहां प्रेजेंट होगा वो बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी में दे देगा। आप इस चीज को समझिए कि ये जो हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है इसमें बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। पूरे ईटीएस में देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, राइट। लेकिन आप देखेंगे कि हर इलेक्ट्रॉन कैरियर अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम से बाहर नहीं आ पाता, तो जो उसका एंड पॉइंट होगा वही एक्चुअली क्या करेगा, इन मोबाइल कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा। और आप देखेंगे कि यहां पर Q और साइटोक्रोम C, बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, दीज आर द ओनली 2 मोबाइल कैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब जब ये बात C तक पहुंच गई बच्चों, तो ये C इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 में, और यहां पे जो ऑक्सीजन है वो 2 प्रोटॉन्स को गेन करके एक्चुअली वाटर में रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने यहां पर एक छोटी सी बात पढ़ी है कि 4 कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली किस चीज में इन्वॉल्व हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व है। अब चलिए एक एक करके हम यहां पर इस चीज को पढ़ते हैं। हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर Q पर गया, लेकिन अगर उस समय पायरिसाइडिन ए, रोटिनोन, सिकोनेल या एमोबार्बिटॉल जो कि एक बार्बिटूरेट डेरिवेटिव है, एमाइटल, ये सारी चीजें उस सिस्टम में लग जाएं तो आप देखेंगे कि ये इनहिबिटर की तरह काम करेंगी कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कॉम्प्लेक्स 2 कोएंजाइम Q तक जाने के लिए। मतलब ये इनहिबिटर्स की तरह काम करेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से Q तक इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर दूसरी बात करते हैं कि जब हम कॉम्प्लेक्स 2 में जाते हैं तो हम ये एक चीज देखते हैं बच्चों कि ये जो सक्सिनेट है ये एक्चुअली फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, ये एक्चुअली फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। और इस समय अगर एक सक्सिनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लग जाए और सक्सिनेट का जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है तो मैलोनेट होता है, तो बेसिकली ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा और यहां से भी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो मैलोनेट इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर सक्सिनेट। दैट मींस इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मैलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर विच कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? आंसर इज कॉम्प्लेक्स 2। नाउ दैट मीन्स कि हमने बच्चों यहां पे देखा कि मैलोनेट और ये जो ग्रुप था पायरिसाइडिन ए, रोटिनोन, सिकोनेल, एमाइटल, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहीं ना कहीं रेगुलेट कर रहा है। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो जब इलेक्ट्रॉन Q को दे रहा है तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बेसिकली रेगुलेट करने वाले 2 आपके पास और कंपाउंड्स आ गए। एक कंपाउंड को तो बोलते हैं कार्बोक्सिन और दूसरा है बच्चों TTFA। अब आप बोलेंगे कि ये TTFA क्या है, तो ये TTFA बेसिकली इसका फुल फॉर्म है थियोनाइल ट्राइफ्लोरोएसीटोन। तो बेसिकली जो ये फ्लो है उसको ये 2 कंपोनेंट्स रोकते हैं जब कॉम्प्लेक्स 2 से Q की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि ये रेस्पिरेटरी चेन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इनहिबिट करने वाले कंपोनेंट्स आ गए। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैलोनेट कहां लगा, पायरिसाइडिन ए कहां लगा, कार्बोक्सिन या TTFA कहां लगा, और ये कौन से कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जिस कैटेगरी में बच्चों आ रहे हैं वो हैं इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन transport check. That means they are actually checking the electron transport to flow in between the systems, right? अब देखिए हम यहां पर आ गए बच्चों कि कॉम्प्लेक्स 3 में जो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर्स हैं वो एक एंटीबायोटिक है, वो बेसिकली इसको हम कहते हैं
एक्टिमाइसिन ए। तो यहां से साइटोक्रोम सी के लिए कॉम्प्लेक्स 3 से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइटोक्रोम सी की तरफ होता है, अगर आपको उसको इनहिबिट करना है, देन यू मस्ट ट्रीट दैट सिस्टम बाय एन एंटीबायोटिक विच इज कॉल्ड एज एक्टिमाइसिन ए। मतलब एक्टिमाइसिन ए जिस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेक करेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स 3। अब यहां पे देखिए बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम सी की तरफ गया तो वो कहां पहुंचेगा? वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ पहुंचेगा। और कॉम्प्लेक्स 4 में आप देखेंगे कि हीम ए कोऑर्डिनेटेड होता है 2 कॉपर से। एक्चुअली 2 कॉपर क्या कि मैं आपसे ये कह सकते हैं कि जो हीम ए होता है वो पहले कॉपर से कोऑर्डिनेटेड होता है, इसलिए लिखा मैंने कॉपर ए। और जो हीम A3 होता है वो दूसरे कार्बन एटम से कोऑर्डिनेटेड होता है, इसलिए लिखा मैंने कॉपर बी। दैट मींस कि कॉम्प्लेक्स 4 जो है इसमें आप देखेंगे हीम ए, कॉपर ए, A3, हीम A3 एंड कॉपर बी का कंपोनेंट होता है। और ये साइटोक्रोम सी जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 4 में डिलीवर कर देता है। लेकिन उसके आगे आप जाके देखेंगे कि वहां से अगर सब चीजें ठीक तरीके से जाती हैं तो आप देखेंगे कि हाफ मोल ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट 2 प्रोटॉन्स एंड 1 molecule of water is formed. That means the reduction of oxygen to water is basically taking place if the flow of electron is basically not hindered. That means कि अगर यहां पे भी हम हिंड्रेंस प्रोवाइड करें बच्चों, तो ये जो ऑक्सीजन का रिडक्शन है वाटर में, इसको भी रोका जा सकता है। तो इसको रोका जाने वाले जो एजेंट्स हैं, इसको रोकने वाले जो एजेंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। H2S हो सकता है, HCN हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो सकती है। हमने कई बार इस चीज को पढ़ा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो कल को आपको पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली इनहिबिटिंग विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स या विच कॉम्प्लेक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देन द डेफिनेट आंसर इज कॉम्प्लेक्स 4 and this is N3H which is commonly called as hydrazoic acid. तो देखिए ये 4 कंपोनेंट H2S, HCN, CO and hydrozoic acid are basically inhibiting the complex 4, right? अब यहां पर ये हमने देखिए जो भी कैटेगरीज पढ़ी, हमने मैलोनेट पढ़ा, हमने पायरिसाइडिन ए पढ़ा, रोटिनोन पढ़ा, सिकोनेल पढ़ा, एमोबार्बिटल पढ़ा, एमाइटल पढ़ा, कार्बोक्सिन पढ़ा, TTFA पढ़ा, H2S पढ़ा, HCN पढ़ा, CO पढ़ा और हमने हाइड्रोजोइक एसिड पढ़ा। ये सारी जिस कैटेगरी में बच्चों फॉल कर रही है वो बेसिकली है इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब देखिए दूसरी जो कैटेगरी है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की है। तो हम यहां देखते हैं बच्चों, देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने आपको बताया ADP का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट करते हुए ATP का जो कन्वर्जन होता है उस प्रोसेस को एक्चुअली हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर यहां पे ये चीज होती है तभी ATP जनरेट होगा, और ATP जनरेट होगा तो ATP हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी यूज होगी बेसिकली रिलीज होगी, वही फंक्शंस को करने में हेल्प ली जाती है, फिजियोलॉजिकल एक्ट को परफॉर्म करने में यूज होती है। तो अगर हम यहां पर इसका बेसिकली ट्रीटमेंट कुछ एंटीबायोटिक से करा दे, जैसे हमने यहाँ पे ओलिगोमाइसिन लिखी है, एक्स में जरूरी नहीं है बच्चों सिर्फ ओलिगोमाइसिन हो, इसमें भी 4 चीजें हो सकती हैं। ओलिगोमाइसिन हो सकती है, रूटामाइसिन हो सकती है, एट्राइलेट हो सकता है, बॉन्क्रिकेट हो सकता है। ये सारे के सारे क्या करेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को प्रिवेंट करेंगे। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, अनकपलर्स की। और मैंने आपको पहले भी बताया है अनकपलर्स वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से अलग करेंगे। तो देखिए यहां पर एक रिडॉक्स सीरीज चल रही है और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चल रहा है। अगर ये दोनों चेन्स ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये टाइटली कपल्ड होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को खोलने वाले जो एजेंट्स होंगे उनको ही हम अनकपलर्स के नाम से जानते हैं। और देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अलग करेंगे, मैंने यहां पे 3 जगह देखिए अनकपलर्स लिख रखा है, और यहां पर एक जो नेगेटिव साइन दिखाया है दैट मींस इनहिबिटर।
दैट मीन्स कि यहां पर जो बेसिक अनकपलर्स होते हैं बच्चों, वो दो कंपाउंड्स जो हम लोग नॉर्मली एज एन एग्जांपल पढ़ते हैं वो होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल या 2,4 DNP, और जो दूसरा होता है वो होता है डाइकॉमरल। तो बेसिकली यहां पर हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा कि कैसे एक रेस्पिरेटरी इनहिबिटर्स की कैटेगरीज चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर सकती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट कर सकती है, और जो अनकपलर्स होते हैं वो कैसे बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इलेक्ट्रॉन फ्लो से अलग करके रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जब हम बच्चों सेक्शन बी या सेक्शन सी की बात करते हैं, CSIR नेट की, MSc एंट्रेंसेस बायोटेक्नोलॉजी की, IIT जैम के जो एंट्रेंसेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के उसकी बात करते हैं, या जो कॉमन हमारे MSc एंट्रेंसेस बायोसाइंसेस में रिलेट करते हैं, चाहे बॉटनी, ज़ूलॉजी, जेनेटिक्स, किसी भी फील्ड के हों, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है so far as the regulation of respiration is concerned under the influence and control of the respiratory inhibitors. So thank you for today, and we'll bring you a very very important lecture on the next topic related with NET very soon in my coming lectures.